नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, लेकर हाजिर हूं आज की स्ट्रेट टॉक। तो दिल्ली दहल उठी है और अभी तक आधिकारिक बयान नदारद है कि ये आतंकवादी हमला है या नहीं है, जिसकी जांच एनआईए को सौंपी जा चुकी है। लेकिन ये जांच एनआईए को 20 घंटे के बाद सौंपी गई है। दिल्ली धमाका, जिससे कई परिवारों के जो अपने हैं वो बिछड़ गए हैं और इसके तार पुलवामा से लेकर लखनऊ से लेकर हरियाणा तक जोड़े जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक वाइट कॉलर टेररिस्ट मॉड्यूल का खुलासा किया पुलिस ने, और लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में जिस तरीके से धमाका हुआ, गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भी मुनासिब नहीं समझा है। क्या वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भूटान यात्रा पर निकल पड़े? वहां से वो कहते हैं कि षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। आइए पहले अपने कुछ सवाल और कुछ जानकारी भी दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बड़ी बात यह है कि आतंकवाद विरोधी लड़ाई में क्या भारत डिफोकस्ड हो चुका है? वो भारत जो कि पुलवामा हमले के बाद ये कहता रहा कि अगर एक भी आतंकवादी हमला हुआ तो इसे एक्ट ऑफ वॉर की श्रेणी में रखा जाएगा। फिर दिल्ली में लाल किले के पास हुआ ये धमाका, आखिर जांच एजेंसियों की तरफ से अभी तक किसी भी तरह की स्पष्टता सामने क्यों नहीं आ सकी है? किस तरीके से जांच चलाई जा रही है? भारत का नागरिक, भारत के जो लोग हैं वो ये जवाब, और सबसे बड़ी बात कि जवाबदेही कहाँ है उसकी चुनी हुई सरकार की, ये समझना चाहते हैं। आधिकारिक बयान में आतंकी हमले का कोई जिक्र नहीं, हालांकि इसे इनकार भी नहीं किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी भूटान यात्रा पर भी निकल पड़े। अमित शाह ने कोई प्रेस वार्ता तक नहीं की। और क्या इसे माना जाए कि अगर ये टेररिस्ट ब्लास्ट नहीं था तो फिर क्या है? क्योंकि अगर जांच इसी दिशा में चल रही थी कि टेररिस्ट का एक वाइट कॉलर मॉड्यूल पकड़ा गया है और कई डॉक्टर्स गिरफ्त में आए हैं, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है, और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ और जो है डॉक्टर्स और उनके परिजनों की धरपकड़ चल रही है, इसके बावजूद अभी तक सरकार किसी नतीजे पर पहुंचती हुई नजर क्यों नहीं आ रही है? जवाब तो पूछा जाएगा, मांगा जाएगा सरकार से। आइए स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजीव चौहान, नई दिल्ली से जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार और डिफेंस मामलों को लंबे समय से जो है कवर करते आ रहे हैं। संजीव सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका स्ट्रेट टॉक के इस प्लेटफॉर्म पर। हमारे साथ ब्रुनेई दारुसलाम से जुड़ रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर नेहालुद्दीन अहमद, जो कि जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट हैं और इस वक्त प्रोफेसर ऑफ लॉ हैं, सुल्तान शरीफ अली इस्लामिक यूनिवर्सिटी यूनिसा ब्रुनेई में। बहुत बहुत स्वागत नेहालुद्दीन सर आपका भी स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म पर। और सबसे पहले संजीव सर, आपसे मैं जानकारी लेना चाहती हूँ, क्या आपने ऐसा देखा है कि दिल्ली में इससे पहले जितने भी धमाके हुए, जितने आतंकवादी हमले हुए, उसकी जांच को लेकर पुलिस अस्पष्ट है, असमंजस में दिखती है? 20 घंटे के बाद एनआईए को जांच सौंपी जाती है और हालांकि अभी तक ये आधिकारिक रूप से कहा नहीं गया कि आतंकवादी हमला था या नहीं। जी, दरअसल नेहा, इसमें बड़ी समस्या ये आ रही प्रैक्टिकली जी कि मोदी जी के गले की फांस बन गया है ये, हिंदुस्तानी हुकूमत के गले की फांस बन गया है ये। और आपको नेहा नहीं पता है, मैं बताना चाहूंगा, जो आपके साथ हमारी दर्शक जो जुड़े हुए हैं उनको पता होना चाहिए जी कि दिल्ली के इतिहास में 1988 से लेकर 2025 आ गई है, करीब 37 साल के अंदर ये ह्यूमन बम कहिए या आत्मघाती हमला या फिदाइन हमला, ये पहली बार आतंकवादी घटना हुई जिसमें फिदाइन सस्पेक्ट किया जा रहा है। क्योंकि फिदाइन हमले हमेशा इसी तरीके के होते हैं। नया ये अपने आप में बड़ी बात है। आप कुछ कह रहे हैं, आप अपना सवाल करें। जी जी, नहीं आप अपनी बात रखें। जैसे कि कुछ जानकारियां सामने आई हैं कि फिदाइन हमला तो वो होता है जिसमें कि टारगेट बनाया जाता है, ना कि खुद सुसाइड करके उस जगह को जहां पर वो टारगेट था खुद को उड़ा लिया जाता है, ये सामने जानकारियां आती है। तो ये सुसाइड अटैक था, ना कि फिदाइन अटैक। जी हाँ, अब ये मैं बताता हूँ, ये सुसाइड अटैक है या फिदाइन अटैक है, बस इतना फर्क है जी। लेकिन ये जो है इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। और जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है और जो मेरा अपना अनुभव है 35-36 साल का इस तरीके के ब्लास्ट कवर करने का, इस तरीके की आतंकवादी घटनाएं कवर करने का, दिल्ली और देश के दूर दराज इलाकों में खास तौर से इस तरीके के हमले मैंने देखे हैं ज्यादातर कश्मीर घाटी में, क्योंकि वही सबसे ज्यादा प्रभावित रही है 1990 के दशक में। जी जी जी
तो लगता है कि कुछ नेटवर्क संबंधित समस्या अभी संजीव जी के साथ पेश आ रही है, तो मैं इस बीच अपने दर्शकों को डॉक्टर नेहालुद्दीन अहमद के पास लेकर चलना चाहूँगी। नेहालुद्दीन सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और दिल्ली में जो धमाका हुआ, स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस के लिहाज से आप इसे कैसे देखते हैं? वो भारत जो कि आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, पुलवामा में जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसके बाद भारत ने जिस तरीके की अपने स्ट्रैटेजी का परिचय दुनिया को कराया, और ये भी कहा गया भारत की तरफ से, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज किया गया है, यह ख़त्म नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म, कोई भी अगर आतंकवादी हमला हुआ तो अब ये नई डिफेंस पॉलिसी है भारत सरकार की, जिसे आतंकवादी हमले को एक्ट ऑफ वॉर की श्रेणी में रखा जाएगा। इस लिहाज से आप इस वक्त भारत सरकार की जो पोजीशन है वो कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि गृह मंत्री ना तो इसे आतंकवादी हमला करार दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान यात्रा पर कह रहे हैं कि पीड़ा हो रही है, षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, एनआईए को मामला सौंपा जा चुका है। आप कैसे देख रहे हैं नेहालुद्दीन सर? धन्यवाद मुझे बुलाने का, और मैं आपके दर्शकों का और आपको नमस्कार पेश करता हूं। देखिए, अभी विस्फोट की जांच अभी जारी है जी। अभी कोई अंतिम निष्कर्ष पर तो नहीं पहुंचा गया है, और अगर पहुंच रहे हैं हम लोग तो जल्दीबाजी होगी जी। ये जरूरी है, ये जरूर है कि ये राष्ट्रीय संकट है और ये एक सदमे की घड़ी है, और इस घड़ी में हमें बहुत धैर्य और ठंडे दिमाग से देखना होगा जी। अगर आप कहती हैं कि ये, अगर मान लिया जाए कि ये टेरर एक्ट है, और जो टेरर एक्ट जो है इसको हम एक्ट ऑफ वार समझेंगे जी, तो एक्ट ऑफ वार जो है इसको हमें समझना पड़ेगा, ये बहुत, इसका क्या असर होगा। अभी अभी हमने सिंदूर से अभी निपटे हैं, और अब हम फिर एक वार के लिए खड़े हो जाएं, लेकिन बिना किसी सबूत के, और बिना, दुनिया पूछेगी हमसे कि सबूत क्या है। एक्ट ऑफ वार जरूर है, लेकिन किस पे हमला करेंगे हम हमला करने के लिए एक एनिमी तो खोजेंगे ना, और उसे एनिमी। सर, पुलवामा हमले का क्या सबूत था, वो तो दुनिया में पेश नहीं वही तो दुनिया पूछ रही है आज। हमारे साथ कोई नहीं खड़ा, इसीलिए अगर दुनिया को देखिए तो पुलवामा में पूछते हैं कि यू प्रोड्यूस योर, लाइक जैसे कि बॉम्बे में हमने प्रोड्यूस किया जी, जो 2010 में जो पाकिस्तान से हुआ था, उसमें हमने पहले डिफेंस, हमने एविडेंस उसको प्रूफ किया, और एविडेंस को हमने पूरी दुनिया को दिखाया जी। देखिए, कभी भी किसी दुनिया पर अटैक करने के पीछे आपको एक रीजन चाहिए, और रीजन सिर्फ हमारे कह देने से रीजन नहीं पैदा होता। लॉ के हिसाब से, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से एक रीजन होना चाहिए, और उसमें प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए, नेसेसिटी होनी चाहिए। दिस इज द प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉ ऑफ वॉर। ए लॉ ऑफ वॉर इज अप्लाइड व्हेन देयर इज अ नेसेसिटी, नंबर वन, व्हेन देयर इज अ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड इट शुड नॉट बी पुट टू द inconvenience to the people who are non-combatant. Non-combatant are those who are not involved in the war. So this is a very technical issue, and we cannot jump to the conclusion. हम इस तरह से कूद नहीं सकते। एक्ट ऑफ वार तभी हम कह सकते हैं कि हम किसी को इस पे शामिल होता हुआ साबित कर सके, नहीं तो फिर हमारे लिए ये फिर हमारे आइसोलेशन की एक कारण बनेगा। तो ऐसे में नेहालुद्दीन सर, वो याद करती हूँ मैं बयान जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अब राष्ट्रीय सुरक्षा, ये नया भारत है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक नया जो है एक पॉलिसी अपनाई गई है कि अब एक भी आतंकवादी हमला होता है तो इसे भारत के खिलाफ एक्ट ऑफ वॉर की श्रेणी में गिना जाएगा। तो उस स्टेटमेंट को अब भारत के लोग कैसे देखें? मैं देखता हूं उस स्टेटमेंट में, अगर लॉ के पॉइंट से देखेंगे और दुनिया की जो निगाह है इंटरनेशनल लॉ के, वो कुछ भी आप कहते रहिए, आपके घर के सामने कूड़ा अगर गिराया जाए तो आप कहेंगे अगर कल से कूड़ा गिरा तो मैं पड़ोसी का घर तोड़ दूंगा। तो पड़ोसी ने गिराया या नहीं गिराया ये तो सबूत साबित करना पड़ेगा ना। सड़क पर चलते हुए स्कूटर से किसी ने कूड़ा फेंक दिया आपके घर, तो वो पूछेगा पड़ोसी भाई हमने तो भेजा नहीं। तो जब तक हमारे पास इसके लिए एक जो हमारा जो बताया ना कि एक तो वार एक्ट हम करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी में करना पड़ेगा, और नेसेसिटी और रीजन हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि साहब हमारे पास ये एविडेंस। तो अभी तक सवाल ये है कि अभी हम इस वक्त अभी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे हैं। जरूर ये सदमे की घड़ी है, इतने लोगों का लॉस हुआ है, लेकिन इसमें हमारी जो लीडरशिप प्रेजेंस है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी का भूटान के लिए तुरंत रवाना होना, चाहे भले वो तयशुदा दौरा क्यों न रहा हो, लेकिन समय और संवेदनशीलता का सवाल उठता है। हमारी संवेदनशीलता कहाँ है जी? दूसरे लोकतंत्र देशों में अगर ऐसी हालात होती तो क्या करते वो लोग। अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं।
राष्ट्रपति बाइडेन ने 225 में, इसे अभी जनवरी की बात है, इटली की यात्रा रद्द कर दी। वो मिलने जा रहे थे पोप से, क्योंकि कैलिफोर्निया में आग लगी थी, और वो उन्होंने कहा कि दौरान राहत कार्य देखना हमारा प्राइमरी ड्यूटी है। जी, और तो ये पहली बार नहीं हुआ। उसी दिन, आई थिंक उसी वक्त कमला हैरिस भी जा रही थी। जर्मनी और आई थिंक इजराइल और कतार और कोई गल्फ कंट्री थी, उन्होंने भी कहा कि हम नहीं जा रहे हैं। अभी हम पिछले याद करें तो यूके के प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरन ने 214 में जब बाढ़ आई थी लंदन में, तो उन्होंने इसराइल का दौरा कैंसिल कर दिया था जी, क्योंकि जवाबदेही और संवेदना। पर मुझे याद आता है कि सऊदी अरब यात्रा पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पुलवामा हमला हुआ था, और उस यात्रा को वो आधा छोड़कर वापस आ गए थे। वो ऐसा ही किया जाता है जी। अगर राष्ट्र का सही में नेतृत्व हम कर रहे हैं तो हमारी जवाबदेही, और हम अपनी जनता के संवेदना के साथ खड़े हों। हम उसको अपने साथ, हमारा वो चाहता है, हमारी जो जनता चाहती है कि नेतृत्व हमारे साथ खड़ा दिखाई दे जब हमारी संकट की घड़ी आती है। और अगर हम नहीं खड़े होते हैं तो फिर हमारी लिए इसमें फिर हमारा जो पब्लिक है ये वो हमसे दूर चला जाए, जो जनता है वो हमसे दूर चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ मैं यहाँ पर, एक ब्रेक, क्योंकि भारत में आतंकवाद को भी अब हिंदू और मुसलमान की श्रेणी में डालने की एक जो रणनीति या फिर कह लीजिए एक नैरेशन दिखता है, तो फिर जब जवाबदेही मांगी जाएगी तो कहीं ना कहीं सरकार को छिपने के लिए कुछ अलग अलग तरह के पर्दे भी मौजूद हैं सामने। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे। हमारे साथ संजीव चौहान जुड़े हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जिस वाइट कॉलर मॉड्यूल की बात की जा रही है, ये भारत में किस तरह का अब आतंकवाद का एक नया रूप है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं आज की स्ट्रेट टॉक के जरिए कि दिल्ली में जो धमाका हुआ वो अगर आतंकवादी हमला था तो सरकार को ये कबूलने में आखिर किस बात की हिचक है। क्या अपनी कही गई बातों पर अब सही उतरने की, खरा उतरने की जब स्थिति है तो इससे सरकार बचती हुई नजर आती है। हमारे साथ संजीव चौहान जुड़े हुए हैं, दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजीव सर, पहले तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि फरीदाबाद में जिस आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ जिसमें 3 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद कहा जाता है कि 4 डॉक्टर्स की तलाश थी, उसी में से एक था डॉक्टर उमर नबी भट्ट जो कि कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था। ये जैश-ए मोहम्मद का किस तरह का मॉड्यूल आप देख रहे हैं जिसने भारत में अपनी पैठ इस तरीके से बनाई है कि फरीदाबाद के इस घर से लगभग 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद होता है? नेहा, इस कार्रवाई ने सारे का सारा जो है इतना डिस्टर्ब कर दिया है इंडिया गवर्नमेंट के लिए। जो ऑपरेशन सिंदूर की हम खुशी मना रहे थे, पहलगाम का हमने बदला ले लिया 1 महीने के अंदर। अब सच बताएं, वो ऑपरेशन सिंदूर की पूरी मेहनत एक तरफ, वो पॉपुलैरिटी एक तरफ, और जिस तरीके से अब आपके धरोहर लाल किले के सामने लाके दूसरी बार 25 साल में हुआ है। 22 दिसंबर 2000 की रात 9 बजे एक हमला हुआ था, लश्कर तैयबा ने किया था वो, ठीक है। और अब ये 25 साल बाद फिर ये दूसरा हमला हुआ है। लाल किला बच के, लेकिन उसके मुहाने हुआ, नाक के नीचे हुआ है। मैं पूरा इसके चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ, अंदर बाहर सब, इसलिए बता रहा हूँ। आप कहते हैं कि मॉड्यूल किस तरीके का है, इसमें कोई मॉड्यूल चेंज नहीं हुआ है। शर्म की बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस के बाद, पहलगाम के दुष्परिणामों के बाद आप क्या संभाल रहे थे? एजेंसी कहाँ है? सामने आपकी एजेंसी सोती रही, दिल्ली में लाल किले पे लाके जी नाक के नीचे आप कैसे जी दिल क्या है, किस तरीके का है? क्या सीएनजी ब्लास्ट? जी संजीव सर, आपकी आवाज टूट रही है, मेरा अनुरोध है आपसे जी, आप अगर दोबारा बात रखें। एनआईए का किसी भी जांच में देश के उतरने का मतलब उसमें टेररिस्ट एंगल है। नेहा, आपको आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल, जी जी जी। अब आती है मोदी जी ने भूटान की यात्रा चले गए घूमने, तो मोदी जी के पास उनके पास है ना वो। मोदी जी को ये तो चिंता है
जी संजीव जी, आपकी आवाज़ बीच बीच में टूट रही है, दर्शकों तक शायद सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप दोबारा कोशिश करें। मैं इस बीच निहालुद्दीन सर के पास जाना चाहती हूँ। निहालुद्दीन सर, कहा जा रहा है कि चाहे कितनी भी सख्त रणनीति या फिर पॉलिसी अडॉप्ट कर ली जाए, आतंकवाद का जिस तरीके से भारत में प्रसार और जो पैठ बनाने की कोशिश जैश ए मोहम्मद कर रहा है, और जिस मॉड्यूल की बात हो रही है, वाइट कॉलर मॉड्यूल की, रेडिकलाइजेशन की बात हो रही है, वो कश्मीर जहाँ के मुसलमानों को भारत में मुख्यधारा में जोड़ने की कोशिशें होती रही इतने लंबे वर्षों में, लेकिन उसके बावजूद पुलवामा का एक डॉक्टर, और ये कहा जाता है कि कश्मीर में जो युवा पीढ़ी है उनका बहुत ही एफर्ट रहता है कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर्स बने। अधिकतर ये देखा जाता है कि युवाओं में इस तरह का रुझान है कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन ये युवा जो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन चुका था, इसने वो रास्ता अपना लिया, जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़ गया। आप इस सिचुएशन को कैसे देख पा रहे हैं? खास करके कश्मीर से मैं जोड़ना चाहती हूँ। कश्मीर का जो प्रॉब्लम है, आप देखिए, हमारी ये प्रॉब्लम 48 से चली आ रही है जी, और इसका देखिए, एक चीज मैं बता दूं, गवर्नेंस इज नॉट ओनली अबाउट द कमांड बट अबाउट द कंपैशन। इस बात को याद रखिए। कभी किसी राज्य की जब हम सत्ता जो है स्टेट, देखिए साहब, हम क्या हुआ दिल्ली में तो बता नहीं सकते क्योंकि मैं वहाँ हूँ नहीं और ना मुझे कोई खबर है। मैं तो लॉ के पॉइंट व्यू से और पॉलिटिकली जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसके पॉइंट व्यू से बात कर रहा हूँ। गवर्नेंस इज नॉट ओनली अबाउट द कमांड बट अबाउट द कंपैशन। ये जो चीज़ मैं कह रहा हूँ ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो हमारे IAS ऑफिसर पढ़ाए जाते हैं, आप जो हमारी वहाँ पे जो हमारी जो एकेडमी है मंसूरी में, वहाँ पे भी ये पढ़ाया जाता है कि कोई भी राज्य जो है वो एकदम सख्ती से नहीं चलाया जा सकता, वो जनता के साथ कंपैशन के साथ पेश आना चाहिए। हम अब आपसे सवाल पूछते हैं, अगर हम ये नहीं करेंगे तो जनता में एक विद्रोह की भावना धीरे धीरे पनपने लगती है। ये बहुत बड़ी चीज है। हमें सिर्फ अपनी फौज, अपनी मिलिट्री और अपने ताकत का नहीं, जनता का, जहां हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, ये मोनार्की नहीं है कि हमने फौज भेज दी और 100 लोगों को मार दिया या 10,000 को मार दिया। तो वहां पे धीरे धीरे, मुझे याद है 84 तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 1984 तक, लेकिन 84 के बाद धीरे धीरे कुछ मिसहैंडलिंग हमसे हुई है। उसमें जगमोहन वहाँ के गवर्नर बनाए गए और फिर पीपी सिंह के ज़माने में जो हुआ, और फिर वो जो कश्मीरी पंडितों को हटाया गया, जो कुछ भी हुआ मैं उस बारे में नहीं जाता। तो आज के जो नौजवान हैं वो चूंकि ग्लोबलाइजेशन में रहते हैं, वो आइसोलेशन में नहीं रहते जी। दुनिया देख रही है, कहीं जोरान ममदानी खड़े हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो जो समाज की जो उनकी संरचना है, उनके साथ अगर हम बात करें, उनके साथ हम ट्रांसपेरेंसी रखें, उनको साथ संवेदनशीलता से बात करें, और उनके इश्यूज को हम अगर जब तक इस तरह से नहीं टेकअप करेंगे, तब तक उनके साथ मैं समझता हूं दयालुता से हमारा नेतृत्व को पेश आना चाहिए, और तभी प्रभावी कोई शासन हो सकता है। सिर्फ शक्ति प्रयोग से नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है। चूंकि एज ए स्टूडेंट देखिए, ह्यूमन गवर्नमेंट एक है शीर्षक वाले एक शोध पेपर है जिसको ओफलिन ने लिखा है, 225 में छपा है। वो कहता है कि प्रभावी शासन केवल शक्ति प्रयोग से नहीं होता, बल्कि दयालुता और नेतृत्व की उपस्थिति के आभास से सुनिश्चित होता है। हमारी वहां उपस्थिति कुछ हमारे नेतृत्व की है ही नहीं। हम यहाँ दिल्ली से बैठ के उसको गवर्न करते हैं। तो आप इन सब हालात को देखते हुए, मैं मानता हूं कि उसने किया होगा, मैं कुछ नहीं जानता उस बारे में कि उसने किया है कि नहीं किया है, लेकिन अगर किया तो गलत किया है। लॉ इज, यू हैव नो राइट टू टेक द लॉ इन योर हैंड। लेकिन हमें एज ए शासन, एज ए स्टेट, इस बात को ख्याल रखना चाहिए कि हम उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जी जी डॉक्टर निहालुद्दीन, फिर मैं समझना चाहूँगी कि ये ऐसा युवा था, हालांकि अभी सब कुछ जांच का विषय। मैं अपने दर्शकों के सामने एक बार फिर से ये स्पष्ट कर दूं कि अभी जितने आरोप है, जितने यहाँ पर संदिग्ध है, सस्पेक्ट्स है, जिनके स्केचेस भी सामने आ चुके हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अभी जाँच का विषय है। अभी कुछ भी हम निर्णायक रूप से नहीं कह सकते हैं। लेकिन सवाल ये है सर, निहालुद्दीन सर, कि एक युवा, पुलवामा का रहने वाला एक युवा डॉक्टर बनता है, उसके बाद वो फरीदाबाद पहुंचता है, वहाँ पर एक जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर उसकी तैनाती होती है। इसके बावजूद वो कथित रूप से जैश ए मोहम्मद के मॉड्यूल से जुड़ा रहता है। तो ये जो एनकरेजमेंट है, ये जो मोटिव है,
कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने की, जैश ए मोहम्मद का जो ये आप रोल देख रहे हैं भारत में, तमाम सख्ती के बावजूद टेररिज्म का एक अलग ही जो है स्तर, लेवल बना हुआ है। निहालुद्दीन सर, मैं क्या बात करूं, अजहर मोहम्मद को तो, मसूद को तो आप ही ने छोड़ा था ना जी, इसको तो हम ही ने छोड़ा ना। अजहर मसूद को दिल्ली में ले गए हम, और दिल्ली से ले आकर के हमारे जो आज बैठे हुए हैं, हमारे जो भी शासन में हैं, वही लोग लेके गए हवाई जहाज से, उसको छोड़ के आए। तो हम जब हमारी भी तो कमी है कहीं कि हमारे पास ये देखने की शक्ति, विजन नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। हम तुरंत समझौता करते हैं किसी छोटी चीज पे, और फिर बाद में वो नासूर बन जाता है। ये मैं नहीं कहता कि जैश ए मोहम्मद जो कर रहा है सही कर रहा है, लेकिन इसकी हैंडलिंग में हमारी भी जिम्मेदारी होती है, और इसको भी हमको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। हम सिर्फ अपनी बात खाली करें, ये तो देखिए कहीं भी बात, देखिए अभी इतना बड़ी गाजा की प्रॉब्लम हुई और आज भी हो रही है, अभी भी चालू है। एक बहुत ताकतवर कंट्री है, लेकिन आज गाजा के 40 किलोमीटर के एरिया में 20 लाख आबादी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहां पे अब हमें दुनिया देखनी है, आज के हालात में देखनी है, 100 साल पहले नहीं देखनी है जी। इसलिए हमें अपने पॉलिसीज में परिवर्तन लाना पड़ेगा, कंपैशन लाना पड़ेगा, उनसे कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, और बैठ के बात करनी पड़ेगी। एक बार बात तो करिए, हमने कौन सी बात की आज तक, बता दीजिए। हम कभी बात ही नहीं करते हैं, हम सिर्फ बंदूक से बात करते हैं, पुलिस से बात करते हैं, उसको बंद कर देते हैं। तो ये जो चीज है, इसलिए गुस्सा जो है वो उभरता है। जब ज्यादा दबाव पड़ेगा तो जैसे एक गुब्बारा फूट जाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे, और उसमें किसका नुकसान होता है, हमारी आम जनता का होता है। मैं ये नहीं कहता कि उनका भी वो बहुत हैवी होता है, लेकिन हमारा भी होता है। अब बताइए, कल बैठे बैठाले कम से कम 10 लोग मर गए जो खबर है, और पता नहीं 25 या 30 घायल हैं। उसके बच्चे रहे होंगे, कहाँ के आए होंगे, कहाँ। अब उस पागल आदमी ने जो भी किया, अभी तो हमें पता नहीं, हमें उस बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ। लेकिन ये एक एक्ट हम उसे कंडेम करते हैं, आई एम फुली कंडेमिंग। लेकिन हमें जैसे मान लीजिए एक बच्चा गलती से कुछ करता है, तो उसके बाप से आप बात करते हैं ना, तो उसके बाद से जब बात करने के लिए वहां के लीडरों को बुला के हमें बात करनी चाहिए। हमें सिर्फ बैठ करके, तो हम इसमें बारे में एक बात कहेंगे कि हमारे नेतृत्व में ये कमी है। पहले तो हम अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते, दूसरी बात हम उसमें कम्युनिकेट नहीं करते, उनको इन्वॉल्व नहीं करते, और हमारे बात करने और कंपैशन, अगर देखिए दुनिया का कोई भी चीज है कंपैशन से, आज मैं कह रहा हूं, मैं कल नहीं रहूंगा। गौतम बुद्धा ने जितने भी देखी, जितने भी हुए हैं, सबने कंपैशन की बात की है। अगर आप कंपैशन से, अब देखिए हम जाके भूटान में बैठे हैं, वहां हम टीवी पे बात कर रहे हैं जी, और आप कहते हैं कि हम बहुत बड़े भारतीय हैं, हम संवेदनशील। अरे भाई, कौन सी संवेदनशीलता है? जहां पे जैसे मान लीजिए आपके घर में मैयत हो जाए, और 4 लोगों की मैयत हो जाए, या 1 लोगों की, और पड़ोसी के या आपके रिश्तेदार में कहीं बर्थडे पार्टी हो, क्या आप जाएंगी? आप नहीं जाएंगी, आप कह देंगे भैया माफ करो, हमारे घर में मैयत हो गई है। हम कैसे? तो ऐसा नेतृत्व जिस पर पब्लिक की विश्वास हो जी। यदि कुछ एक सेक्शन ऑफ द पीपल आर बिलीविंग इन हिम ब्लाइंडली, दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट द होल नेशन इज नॉट। तो उसके लिए हमें अपना विश्वास पैदा करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो सबसे बड़ी बात है, दिल्ली में बीजेपी सरकार है, दिल्ली में जो पुलिस है, जो एजेंसियां हैं, सब कुछ उनके अंदर होम मिनिस्ट्री के तहत आती है। यहाँ पे 100% अकाउंटेबिलिटी जो है सेंटर और स्टेट जो एजेंसीज है उनकी है, लेकिन फिर भी किसी तरीके का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर सवालों के आदान प्रदान का कोई भी एक्सचेंज नहीं देखने को मिल रहा है। तो फिर एक आतंकी हमला अगर होता है तो सरकार की ये कैसी जवाबदेही, समझने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक से लौटेंगे, उसके बाद फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में धमाका होता है, इसे आतंकवादी हमला कहने में सरकार को हिचकिचाहट किस बात की है? क्या अपनी ही रणनीति पर सरकार चलती हुई नज़र नहीं आती? और सबसे बड़ी बात कि अगर आतंकवाद को एक्ट ऑफ वॉर की संज्ञा देने में ये बात स्टेटमेंट आ चुका है, तो फिर सरकार क्यों हिचक रही है? आखिर किस तरीके के परिणाम को वो अपने सामने देख रही है? हमारे साथ संजीव चौहान जुड़े हुए हैं नई दिल्ली से। संजीव सर, जैश ए मोहम्मद के मॉड्यूल पर तो बातचीत हो चुकी है, लेकिन उसके आगे मैं जाती हूँ हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर, इंटेलिजेंस पर। पुलवामा में इंटेलिजेंस को लेकर इतना बड़ा जो है सवाल उठता है, और उसके बाद दिल्ली में जैसा आपने कहा कि लाल किले के पास आकर टारगेट बनाया जाता है, और ये कहा जा रहा है क्योंकि गिरफ्तारियां हो रही थी और इसीलिए हताशा में ये धमाका हुआ है। अच्छी बात ये रही कि कैजुअलिटी शायद जो टारगेट ज़्यादा था वो कम रहा। तो क्या इसी भर से जो है सरकार को बख्श दिया जाना चाहिए
क्योंकि धरपकड़ चल रही थी, उस मॉड्यूल का खुलासा हो चुका था और कहीं ना कहीं ये स्थिति जो है सामने आ रही है, जो कि एक हताशा में किया गया डॉक्टर, कथित रूप से डॉक्टर उमर नबी की तरफ से धमाका। जी, नेहा, क्यों बख्श दिया जाना चाहिए सरकार को? जी, सरकार जिम्मेदार है, देश की राजधानी है, हुकूमत चलती है देश की, यहाँ से फरमान जारी होते हैं, यहाँ से ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिए जाते हैं, यहाँ से 1962, 65, 71 की लड़ाइयां लड़ी गई हैं देशों के बीच में। सब कुछ जब यहाँ से होता है तो इनको कैसे आसानी से छोड़ देंगे? बिल्कुल जिम्मेदार है। मोदी जी अगर जवाब नहीं दे रहे हैं, अमित शाह अगर चुप्पी साधे हुए हैं, तो इसका मतलब वो खाली हाथ बैठे हैं। टेररिस्ट को जो काम करना था वो कर गए। काबिल देश की एजेंसियां नहीं थी, दिल्ली पुलिस काबिल नहीं थी। अगर काबिल थी तो वो रोक क्यों नहीं लिया उसने? मैं नेहा साहब की, अहमद साहब की बात से इसलिए इत्तफाक कि वो कहते हैं क्यों बोले कि टेररिस्ट। जी संजीव सर, आपकी आवाज फिर से टूटने लगी। जी, जिसकी जांच एजेंसियां सरकार की, वो जवाब देना क्यों में जी। एनएसए डोवाल आखिर उन पर सवाल क्यों ना उठाए जाएं? और सबसे बड़ी बात है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि जानकारियों को सार्वजनिक किया जाएगा, जानकारियों को सार्वजनिक किया जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा और क्यों ये देरी हो रही है? इस तरह का स्टेटमेंट रक्षा मंत्री को क्यों देना पड़ रहा है? नया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात का जी बात कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है उनकी। बोले ना जिसकी जिम्मेदारी है बम ब्लास्ट आतंकवादी घटनाओं को रोकने की, होम मिनिस्टर क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों बहुत है क्या? जी बिल्कुल, एक मैसेज आता है, एक वीडियो मैसेज आता है, वो भी एक न्यूज़ एजेंसी के ज़रिए। अमित शाह देर शाम एक संबोधन देते हैं, एक मैसेज देते हैं कि इस घटना में ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि ये कैसे हुआ और क्या हमारी जो जांच एजेंसियां हैं। निहालुद्दीन सर, मैं समझना चाहूँगी कि दिल्ली का ये धमाका, अब राष्ट्रीय सुरक्षा तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है। जी, और अब इसमें ISI का नाम भी जोड़ा जाने लगा है। कहा जा रहा है कि भारत की एजेंसियों को अब इस तरीके से काम करना होगा कि वो वाइट कॉलर जो मॉड्यूल है उसे भी जो है समय रहते जो है एक्सपोज कर सके। इस पर काम करना बाकी है, यानी एक नया तरह का टेररिज्म निकल आया और अब समझ में आ रहा है कि इस पर काम करना बाकी है। ISI को फिर से जोड़ा जा रहा है। जी देखिए, जितने भी टेररिस्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा हम लोग खुद ही उनकी हौसला अफजाई करते हैं। पुलवामा में हुआ, और पुलवामा में किसको सजा मिली? जी, तो उनको ये पता है कि कुछ होना नहीं है, ना कोई इंक्वायरी हुई। नहीं, मॉनसून सेशन के पहले मॉनसून सेशन के पहले कहा जाता है कि ऑपरेशन महादेव के जरिए आर्मी ने उन 3 से 4 संदिग्ध जो टेररिस्ट थे उनका एनकाउंटर कर दिया, उनको मार गिराया। हालांकि वो कितने विश्वसनीय फैक्ट्स हैं ये इस पर अभी जी बात तो यही है कि हम किसी 4 आदमी को मार दें, कदे हमने मार दिया, लेकिन जो असली आदमी है वो तो ही वाज कॉट अनफ्री। तो वो जो आजाद घूम रहा हो तो जाकर और इनकरेज हुआ ना। जी, यही हाल हमने पहलगाम में किया। 4 आदमी आए, आधे घंटे 1 घंटे तक उन्होंने बाकायदा पूरी ड्रामा स्क्रिप्ट लिखी, और तो मुसलमानों की हिंदू, और उसके बाद वो पता नहीं कहाँ चले गए। तो आखिर अकाउंटेबिलिटी जब तय नहीं करेंगे आप, और खाली इस तरह कह देंगे कि हमने 4 मार दिए और 6 मार दिए, तो ना दुनिया यकीन करेगी ना जनता में विश्वास होगा। इसलिए पारदर्शिता होनी चाहिए और एजेंसियों के बीच समन्वय होना चाहिए। वहां पुलिस से तो पता ही नहीं कि सीआरपी क्या कर रही है, और मान लीजिए कि और भी जो हमारी फोर्सेज हैं, पैरालीगल, पैरामिलिट्री और तो वो उनके अंदर समन्वय नहीं है। तो एक तो हमारे अंदर पारदर्शिता नहीं। आज तक हमने पुलवामा, आज तक पहलगाम का कोई भी निश्चित तौर से ये नहीं कहा कि कौन इसमें इन्वॉल्व था। जी, पाकिस्तान इन्वॉल्व था, लेकिन पाकिस्तान का कौन सा? आप कह रहे हैं जैश मोहम्मद, अभी कल कोई और भी नाम आ जाएगा। तो पारदर्शिता नहीं होगी, और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो और भी जो इस तरह के एलिमेंट हैं उनकी हौसला अफजाई होती है, दे आर इनकरेज्ड। और एजेंसियों में हमारे यहाँ समन्वय नहीं। पहली। दूसरी बात, जब हम सुसंगत तरीके से एक संकट के समय में राष्ट्रीय संवाद नीति नहीं बनाएंगे और अपने एजेंसियों को इकट्ठा करके एक समन्वय नहीं करेंगे और उसको पब्लिक में दिखाएंगे, पारदर्शिता होनी चाहिए, तब तक हम समझते हैं कि हमारी कोई भी कार्रवाई हो वो कामयाब नहीं होगी, और इसी तरह से ये लोग फलते फूलते रहेंगे। ये हमें कूटनीति से नहीं, कूटनीति का भी काम लेना है।
लेकिन हमारी खुद जवाबदेही, हम चुप हैं, किसी पर एक्शन नहीं हुआ आज तक। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो बाहर चले गए। आपको भी मैंने बताया कि बाइडेन और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, और कमला हैरिस, और कैसे वो लोग वहाँ की जो आग लगी थी, वो लोग उन्होंने अपना सब तीन कंट्रियों का वो दौरा था उन्होंने रद्द किया। तो आतंक विरोधी ढांचे में हम बहुत मजबूत हैं, ऐसा नहीं है जी। भारत बीते वर्षों में आतंक विरोधी ढांचे को मजबूत किया है जी। और हमारा जो एकीकृत खुफिया नेटवर्क है वो भी बहुत तेज है, लेकिन उसमें समन्वय नहीं है, इसीलिए हम पहलगाम में फेल हो गए जी। और हमारी जो तुरंत प्रतिक्रिया होनी चाहिए और जो हमारे अंदर इंटर एजेंसी समन्वय होना चाहिए एजेंसियों का, वो नहीं है जी। इसलिए हम कठोर सुरक्षा ताकत रखने के बावजूद हम कभी कहीं धोखा खा जाते हैं। हमें पारदर्शिता जो है आपको लगती है कि बहुत ही हल्की ताकत, सॉफ्ट शक्ति है, लेकिन ये सॉफ्ट के साथ साथ बड़ी अहम है। इसलिए हम कह रहे हैं कि पब्लिक में अकाउंटेबिलिटी और अपने विश्वास को केंद्रित करने के लिए इसका होना जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी का और ट्रांसपेरेंसी का। और लोकतंत्र की ताकत इस बात में है कि वो अपने नागरिकों को विश्वास और करुणा के साथ सुरक्षा का आश्वासन दे और अपने शत्रुओं को बहुत दृढ़ता से नपचे और ईमानदारी और नैतिक स्पष्टता को रखना चाहिए। तभी तो निहालुद्दीन सर, एक थोड़ा सा तस्वीर को ब्रॉड करना चाहती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में भी मंगलवार को दोपहर के वक्त इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पार्किंग एरिया में ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है। ये सुसाइड अटैक है, इसमें 12 लोगों की मौत हो जाती है। क्या पूरी दुनिया, खास करके साउथ एशिया के ये जो देश हैं जो आतंकवाद से खुद को पीड़ित बताते हैं, इनका आतंकवाद के खिलाफ जो नज़रिया है, आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है, उसमें जिस तरीके के वेपन्स और जिस तरीके के टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक दूसरे पर जो आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, क्या यहीं पर जो है सारी असफलताएं, यहीं से उसकी नींव पड़ती है? एक ब्रेक लूँगी मैं, इससे पहले कि इस सवाल को मैं संजीव जी और प्रोफेसर डॉक्टर निहालुद्दीन से समझने की कोशिश करें। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो स्ट्रेट टॉक में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आतंकवाद से पीड़ित भारत और इसके साथ ही पाकिस्तान में भी आए दिन धमाके होते रहते हैं। मंगलवार को भी इस्लामाबाद के कोर्ट में एक ज़बरदस्त सुसाइड अटैक हुआ जिसमें 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तो आखिर क्या वजह है कि भारत भी आतंकवाद से पीड़ित है, पाकिस्तान भी आतंकवाद से पीड़ित है, और जिस तरीके के आरोप सामने आते हैं ऐसा लगता है कि एक दूसरे के खिलाफ कथित रूप से स्ट्रैटेजिक टूल्स बन चुका है टेररिज्म, और इसका नुकसान मानवता को और दोनों देशों के, दोनों मुल्कों के नागरिकों को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर निहालुद्दीन अहमद जुड़े हुए हैं और हमारे साथ संजीव चौहान भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर, मैं समझना चाहती हूँ कि क्या साउथ एशिया के ये जो देश हैं जो आतंकवाद से सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, खास करके भारत और पाकिस्तान, इनका आतंकवाद से लड़ने का जो नज़रिया है, जो स्ट्रैटेजी है, उसकी नींव ही गलत है? मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं कुछ दोनों मुल्क हों या जो भी हमारे, जो देखिए साउथ ईस्ट एशिया से इसका मतलब नहीं है सिर्फ साउथ एशिया के कंट्री हैं और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं। आप देखिए जहां मैं रहता हूं, मलेशिया है और इंडोनेशिया है और ब्रुनई है, सिंगापुर, कहीं भी कोई ऐसी घटना आपको नजर नहीं आएगी, कहीं पुलिस आपको नजर नहीं आएगी, कोई आदमी वहां खड़ा नहीं रहेगा पुलिस का, चाहे एयरपोर्ट हो चाहे बाहर हो। लाइफ गोस मूव ऑन विदाउट एनी हिंड्रेंस। हमारे यहाँ हर चप्पे चप्पे पे पुलिस है, पाकिस्तान में भी चप्पे चप्पे पे पुलिस है, और फिर भी हम इनसिक्योर हैं। हमें ये यकीन नहीं है कि हम घर से बाहर निकल रहे हैं और कल कोई ऐसे ही कार फट जाएगी और हम भी उसी में चिथड़े होकर बह जाएंगे। तो हमारे अंदर जो ये चीजें हैं, इसके लिए हमारा कमिटमेंट नहीं है अंदर से। हमने किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने या इधर 90 से लेकर आप देख लीजिए, कोई सिंसियर कोशिश नहीं की कि भाई कश्मीर के इशू को क्या करना। पाकिस्तान से बात ही नहीं करते हम बात ही नहीं करेंगे। तीसरा कंट्री का हम चाहते हैं कि वो हमारा शिमला समझौता है, हम उससे बात, और ये सब चीजें जो हैं, इसे कहने से प्रॉब्लम थोड़ा हम टल जाती है। हम अपने ईगो से ज्यादा गाइड होते हैं बजाय कि कंपैशन और थोड़ा सहानुभूति से गाइड हो। राजनीतिक संवेदनशीलता जो है वो रणनीतिक समय चयन के प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न उठती है कि हम क्या रणनीतिक समय चुन रहे हैं। और संकट के समय नेतृत्व केवल जो है सुरक्षा उपायों पर नहीं सीमित होती कि क्या पुलिस लगा दे या फौज लगा दे, उसकी उपस्थिति प्रतीकात्मक भी हो सकती है, लेकिन वो हमारी जनता को एक मैसेज देती है। अब मोदी जी नहीं है, अब उनके रहना एक सिंबोलिज्म होगा, लेकिन फिर भी वो उतनी ही आवश्यकता है कि हम कितने सीरियस हैं अपने 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 कहने में। हम अब इससे जाकर हम अगर भूटान से कोई इस मैसेज दे रहे हैं तो ये दुनिया को भी दिखाई दे रहा हो, हमारी जनता को भी, कि हम आई एम नॉट सीरियस अबाउट द इशू।
तो इसलिए जो इन लोगों को भी हौसला अफजाई होती, मैंने आपसे कहा कि हम तो इतने 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 पुलवामा और पहलगाम सब हुए, लेकिन कोई भी हम ऐसी कोई आज तक उसको सही तरीके से बता नहीं पाए कि किसने किया। हमने मार दिया 4, हमने मार दिया 10, उन्होंने भी मार दिया। तो इससे तो जो लोग जिन्होंने सचमुच ये कमिट किया है क्राइम, वो तो आजाद हैं, अभी भी आजाद हैं, हंस रहे होंगे, घर में खेल रहे होंगे, क्या तमाशा, क्या बेवकूफ लोग हैं। और हमारी तो इससे हमें थोड़ा सा इस पे अपनी जो बुनियादी तरीका है इस टेररिज्म को टैकल करने का बदलना पड़ेगा। पहली बात तो संवाद करिए जितना हो सके, फिर उसके बाद जो है एक राजनीतिक संदेश बहुत ही तरीके से दीजिए अपने लोगों को और उनको भी कि देखो भाई, हम अभी प्यार से बात कर रहे हैं, हमें पता है हम तुम्हें खत्म करेंगे, और उसके लिए पाकिस्तान से भी बात करनी पड़ेगी। हम बिना पाकिस्तान से बात किए इस इशू को इतनी आसानी से हल नहीं कर सकते। हम उसके घर में भी जाके मार आए तो वो दोबारा नए पैदा हो जाएंगे। और ये पैदावार ऐसी है जैसे खेत की पैदावार, आज ने फसल काटी दूसरी फसल आ जाएगी जी। इसलिए इसको अगर परमानेंटली अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो जो आज हो रहा है फिलिस्तीन में या गाजा में और जहां जहां हो रहा है वो देखिए कितने पुराने हैं। तो इसलिए हमारी ये बात है कि हमें संवेदना रखनी चाहिए, जवाबदेही रखनी चाहिए और तुरंत न्याय को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अगर न्याय प्रक्रिया में घुसते हैं तो बड़ा लंबा लग जाते हैं, तो वो भी उनके लिए बहुत बड़ा फायदा हो जाता है कि चलो यार 20 साल तो ऐसे ही केस चलेगा, बच जाएंगे। तो इन सब चीजों पर लीगल, पॉलिटिकल, फिलोसॉफिकल और फिर डिप्लोमेटिकली इसको हमें टैकल करना पड़ेगा, तभी जो है हम इस चीज को अब रोक पाएंगे। अन्यथा यही होगा कि यह हर 2 साल, 1 साल, 6 महीने पे ये चीजें उभरती रहेंगी। मेरा ये मानना है कि सरकार को अपनी जो तत्परता और अपनी एजेंसियों का समन्वय करना चाहिए। उनमें एक ऐसा ये नहीं कि पुलिस है और वहां पैरामिलिट्री भी है, सीआरपी भी है, बीएसएफ और बहुत सी भी बीएसएफ भी है, और उनमें कोई तारतम्यता नहीं है। और उसके इंचार्ज हमारे शाह साहब हैं, वो जो हमारे जो होम मिनिस्टर है वो दिल्ली में है। अब उनका कहां तक क्या कंट्रोल है ये तो मैं नहीं जानता जी। इसलिए मेरा कहना है कि एक बहुत ही कॉन्सोलिडेटेड संदेश जाना चाहिए था आज की तारीख में, और नहीं तो अफवाहों को ये जन्म देती हैं और अफवाहें जो हैं असुरक्षा को जन्म देती हैं। अगर अफवाहें बढ़ती हैं तो जनता में असुरक्षा की भावना पैदा होती है और एक समाज जो है वो टूटने के कगार पर होता है। जब मान लो वो कोई मुस्लिम निकल गया तो मुसलमानों के साथ ये तमाशा हो जाएगा कि कोई ना कोई दंगे हो जाएंगे, उनके घर फूके जाएंगे या कुछ भी हो सकता है। तो हम एक देश चला रहे हैं, हम कोई दुकानदारी की तरह से नहीं इस्तेमाल, एक एडहॉकिज्म हमारा कंट्री बहुत करता है। बिल्कुल हमें अपने लिए परमानेंट पॉलिसी बनाना पड़ेगा, पॉलिसी इंस्टीट्यूशन खोलने पड़ेंगे। पढ़े लिखे लोग हमारे इंडिया में दुनिया भर में घूम करके राय देते हैं, हम अपने कंट्री में राय नहीं दे सकते। तो हम चीज को बढ़ा करके सीरियस इशू को टेकल करना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम फिर हर 6 महीने पे, 4 महीने पे, 2 महीने पे, 1 साल पे पैदा होती रहेगी। मेरा ये कहना है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी प्रोफेसर डॉक्टर निहालुद्दीन अहमद, आपने समय दिया, स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म से जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और संजीव चौहान जो हमारे साथ सीमित समय के लिए जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत आभार। स्ट्रेट टॉक के दर्शकों तक हम कोशिश करते हैं कि पूरी सच्चाई और हकीकत पहुंचाई जा सके। दिल्ली में जो धमाका हुआ, जो मारे गए लोग थे, उनके परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं, लेकिन सवाल बना हुआ है कि आखिर आतंकवादी हमला हुआ तो सरकार को इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी करना चाहिए था या नहीं। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है तो भारत के हर एक नागरिक को पूरी जानकारी दी जानी चाहिए, ना कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी सिर्फ भारत के रक्षा मंत्री का बयान आता है कि हम जानकारियां सार्वजनिक करेंगे, लेकिन कब करेंगे और ये कैसी जानकारियां हैं जिसे शायद अब तक नहीं सार्वजनिक करने के पीछे कोई बड़ा कारण भी हो सकता है। आप क्या समझते हैं, आप क्या राय रखते हैं, इस पर हमें लिखकर पहुंचाएं। info@broadcasting.com पर ईमेल भेज सकते हैं या फिर neha@broadcasting.com पर भी ईमेल पहुंचाएं। अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।